फॉर्डिस्तान में आप सबका स्वागत है। वो मंच जहां हम उलझे हुए विषयों को सुलझाते हैं, बिल्कुल आसानी से। नमस्कार, मैं हूँ किरण। और मैं हूं शशि। आज हम गोता लगा रहे हैं भारत की हलचल भरी स्टार्टअप दुनिया में। सुनने में तो यही आता है कि भारत तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम बन गया है। हाँ बिल्कुल, 65,000 से ज्यादा स्टार्टअप्स, ये आंकड़ा तो मतलब बहुत बड़ा है। शानदार है, लेकिन लेकिन हर चमकती चीज सोना नहीं होती है ना। मतलब एक बेहतरीन आइडिया होने पर भी कई बार स्टार्टअप्स लड़खड़ा जाते हैं, फेल हो जाते हैं। सही कहा। तो सवाल ये है कि आखिर कामयाबी का राज क्या है? क्या कोई स्टेप बाय स्टेप गाइड है? गाइड तो नहीं कह सकते, पर एक प्रक्रिया जरूर है। आज उसी सफर को थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। अच्छा, सबसे पहले तो यही समझ लेते हैं कि ये स्टार्टअप आखिर है क्या? मतलब सरकार की नज़र में। हाँ, ये जानना जरूरी है, क्योंकि ये सिर्फ नई कंपनी बोलने से थोड़ा ज्यादा है। बिल्कुल। तो सरकारी परिभाषा के हिसाब से स्टार्टअप वो कंपनी है जो भारत में रजिस्टर्ड हो और जिसे बने हुए 5 साल से ज्यादा ना हुए हों। और उसका सालाना टर्नओवर यानी कारोबार 25 करोड़ रुपए से कम हो। और एक बहुत जरूरी शर्त है, वो कंपनी किसी नई टेक्नोलॉजी या फिर अपनी खास बौद्धिक संपदा, जिसे हम इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी कहते हैं, हाँ, आईपी। हाँ आईपी, उसके आधार पर कोई नया प्रोडक्ट या सर्विस बना रही हो, उसे बेहतर कर रही हो या बाजार तक पहुंचा रही हो। मतलब कुछ नयापन, कुछ इनोवेशन होना चाहिए। अच्छा, और इनका असर तो हम देख ही रहे, रोजगार पैदा हो रहा है। हाँ, 2022 तक करीब 2.5% नौकरियां तो इन्हीं से जुड़ी थी। और नए आइडियाज आ रहे हैं, जीडीपी में भी योगदान है। तो ठीक है, मान लिया किसी के पास एक जबरदस्त आइडिया है। अब क्या सीधे कंपनी खोल लेनी चाहिए? यहीं यहीं अक्सर लोग थोड़ी जल्दबाजी कर जाते हैं। सबसे पहला और शायद सबसे जरूरी कदम है मार्केट रिसर्च। बाजार को समझना। हाँ, बाजार को टटोलना। आपका आइडिया आपको भले ही बहुत क्रांतिकारी लगे, पर क्या बाजार उसके लिए तैयार है? क्या वाकई लोग उसे खरीदेंगे? और ये भी कि मुकाबले में कौन है, हाँ हाँ, कंपटीशन कितना है। बिल्कुल। ये सब जानना जोखिम कम करता है, मतलब फेल होने का चांस घटता है। तो ये रिसर्च होती कैसे है? मतलब क्या तरीके हैं? मोटे तौर पर दो तरीके हैं। एक है प्राइमरी रिसर्च, हम्म। यानी आप खुद फील्ड में उतरें जैसे सर्वे करना। या लोगों से सीधे बात करना, इंटरव्यू लेना। हाँ बिल्कुल। और दूसरा है सेकेंडरी रिसर्च, हम्म। मतलब जो जानकारी पहले से मौजूद है, हम्म। जैसे इंडस्ट्री रिपोर्ट्स हैं, सरकारी आंकड़े हैं, उनको पढ़ना, उनको समझना। ठीक है, रिसर्च हो गई और पता चला कि हाँ, आइडिया में दम है, बाजार में जगह है। अगला कदम? अगला कदम है एक मजबूत बिजनेस प्लान तैयार करना। बिजनेस प्लान। हम्म। मतलब पूरा रोड मैप। हाँ, आपके स्टार्टअप का पूरा नक्शा। आपका विजन क्या है, मिशन क्या है, बिजनेस मॉडल कैसे काम करेगा, मार्केट का विश्लेषण और सबसे जरूरी फाइनेंशियल प्रोजेक्शन। पैसा कहाँ से आएगा, कितना खर्च होगा, कमाई कब और कितनी होगी। इसके बिना तो मतलब अंधेरे में तीर चलाने जैसा है। बिल्कुल। और इसी स्टेज पर यह भी तय करना होता है कि कंपनी का कानूनी ढांचा क्या होगा। हाँ, ये भी एक अहम सवाल है। सोल प्रोप्राइटरशिप रखें या पार्टनरशिप करें या फिर एलएलपी या प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बनाएं। सही। और ये फैसला बहुत सोच समझ कर लेना चाहिए, क्योंकि इसका असर टैक्स पर, आपकी देनदारी यानी लायबिलिटी पर और आपके कंट्रोल पर पड़ता है। जैसे, थोड़ा समझाएंगी? देखिए, सोल प्रोप्राइटरशिप शुरू करना सबसे आसान है, पर इसमें सारा जोखिम आपका अकेले का होता है। बिजनेस का कर्ज आपकी निजी संपत्ति से भी वसूला जा सकता है। ओह, आपकी लायबिलिटी लिमिटेड होती है, मतलब बिजनेस के नुकसान के लिए आपकी निजी संपत्ति दांव पर नहीं लगती। तो फंडिंग वगैरह के लिए कौन सा बेहतर रहता है? प्राइवेट लिमिटेड। अक्सर हाँ, इन्वेस्टर्स आमतौर पर प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में पैसा लगाना पसंद करते हैं, पर एलएलपी के नियम थोड़े सरल होते हैं, तो ये आपकी ज़रूरत पर निर्भर करता है। समझ गया। तो स्ट्रक्चर तय हो गया। अब आती है कागजी कार्रवाई, रजिस्ट्रेशन। हाँ, कंपनी का इनकॉर्पोरेशन रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज आरओसी के साथ, और अगर सरकारी योजनाओं का लाभ उठाना है। तो वो डीपीआईआईटी मान्यता लेनी होगी। ये डीपीआईआईटी क्या है, फिर से बताइए। डीपीआईआईटी है डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड। इनकी मान्यता मिलने का मतलब है कि सरकार आपको एक असली स्टार्टअप मानती है। और इसके फायदे? कई फायदे हैं। जैसे टैक्स में कुछ साल छूट मिल सकती है, कुछ नियमों का पालन आसान हो जाता है, सेल्फ सर्टिफिकेशन की सुविधा मिलती है। अच्छा। और इसके अलावा भी लाइसेंस वगैरह लेने पड़ते होंगे। हाँ, जीएसटी रजिस्ट्रेशन तो अब ज़रूरी है ही। फिर ट्रेड लाइसेंस और आपके बिजनेस के हिसाब से खास लाइसेंस, जैसे अगर खाने पीने का काम है तो एफएसएसआई लाइसेंस। हम्म।
काफी प्रक्रिया है। अब आते हैं उस सवाल पर जो शायद सबके मन में होता है, पैसा कहाँ से आएगा? फंडिंग। हाँ, ये एक बड़ा सवाल है। देखिए, कई रास्ते हैं। सबसे पहला तो है बूटस्ट्रैपिंग। मतलब अपना पैसा लगाना? हाँ, अपनी बचत या दोस्तों परिवार से उधार लेकर। फिर आते हैं एंजल इन्वेस्टर्स। ये वो लोग होते हैं जिनके पास पैसा भी होता है और अनुभव भी। वो शुरुआती दौर में निवेश करते हैं। और बदले में हिस्सेदारी लेते हैं? बिल्कुल। फिर अगर आपको और बड़े पैमाने पर पैसा चाहिए तो वेंचर कैपिटल फर्म्स है, यानी वीसीज। हाँ, इनका नाम तो काफी सुना है। और आजकल क्राउड फंडिंग भी एक विकल्प है। और हाँ, सरकार की भी कई योजनाएं हैं, जैसे स्टार्टअप इंडिया सीड फंड स्कीम, जो शुरुआती पूंजी देती है। क्या ये मुमकिन है कि बहुत कम पैसे में भी कोई शुरुआत कर सके? क्यों नहीं? जरूरी नहीं कि हर बिजनेस में करोड़ों का निवेश लगे। फ्रीलांसिंग है, कंसल्टिंग है, ड्रॉप शिपिंग जैसे मॉडल हैं जो बहुत कम लागत में शुरू हो सकते हैं। तो लागत कम रखना जरूरी है। हाँ, बजट बनाना, खर्चों पर पैनी नजर रखना, ये बहुत जरूरी है। वित्तीय अनुशासन कह सकते हैं। लेकिन ये सब सुनने में जितना आसान लगता है, राह उतनी आसान नहीं होती होगी। चुनौतियां भी तो बहुत होंगी। चुनौतियां तो हैं और काफी बड़ी हैं। सबसे पहली तो फंडिंग जुटाना ही एक पहाड़ जैसा काम हो सकता है। हाँ, इन्वेस्टर्स को मनाना आसान नहीं होता होगा। बिल्कुल नहीं। फिर ये सरकारी नियम कायदे, जिन्हें रेगुलेटरी हर्डल्स कहते हैं, उनको समझना, उनका पालन करना, इसमें भी काफी समय और ऊर्जा लगती है। और सही लोग ढूंढना, अच्छी टीम बनाना। वो भी एक बड़ी चुनौती है। टैलेंटेड लोगों को अपनी तरफ खींचना और फिर उन्हें कंपनी में बनाए रखना, खासकर जब बड़ी कंपनियां ज्यादा सैलरी दे सकती हों। और मार्केट में कंपटीशन वो तो बढ़ता ही जा रहा है। हाँ, गला काट प्रतिस्पर्धा है। कुछ एक्सपर्ट्स ये भी मानते हैं कि हमारी शिक्षा प्रणाली में इनोवेशन या कहें कि व्यावहारिक ज्ञान पर उतना जोर नहीं है, जिसका असर स्टार्टअप्स पर भी पड़ता है। और एक बात जो मुझे लगती है, क्या छोटे शहरों के स्टार्टअप्स को स्केल करने में, मतलब बड़ा बनने में ज्यादा दिक्कत नहीं आती? ये बात भी सही है। उन्हें शायद उतनी पहचान, उतने संसाधन नहीं मिल पाते जितनी मेट्रो शहरों के स्टार्टअप्स को। फंडिंग भी ज्यादातर बड़े शहरों में ही केंद्रित रहती है। ग्रामीण क्षेत्रों की तो बात ही अलग है। लेकिन अच्छी बात यह है कि सरकार इन चुनौतियों को समझ रही है और मदद के लिए कोशिश कर रही है। हाँ, स्टार्टअप इंडिया पहल इसी दिशा में एक बड़ा कदम है। इसका मकसद ही है प्रक्रिया को आसान बनाना, सपोर्ट देना। जैसे आपने बताया, टैक्स में छूट है पहले 3 साल के मुनाफे पर। हाँ, और फंडिंग सपोर्ट के लिए फंड ऑफ फंड्स जैसी स्कीम है, मेंटरशिप के मौके हैं, सेल्फ सर्टिफिकेशन से नियमों का बोझ कम किया गया है। सरकारी खरीद में भी प्राथमिकता मिलती है, सुना है। हाँ, और अगर दुर्भाग्य से बिजनेस बंद करना पड़े तो उसकी प्रक्रिया भी तेज, यानी फास्ट एग्जिट का प्रावधान है। इसके अलावा वो अटल इनोवेशन मिशन एम भी तो है। बिल्कुल। एम स्कूलों और कॉलेजों में इनोवेशन और उद्यमता को बढ़ावा दे रहा है। इंक्यूबेटर्स और रिसर्च पार्क भी स्थापित किए जा रहे हैं। तो सार ये निकलता है कि भारत में एक सफल स्टार्टअप खड़ा करने के लिए सिर्फ एक अच्छा आइडिया होना ही काफी नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। इसके लिए चाहिए एक मजबूत, गहरी मार्केट रिसर्च, एक बिल्कुल साफ बिजनेस प्लान, सही कानूनी ढांचे की समझ, फंडिंग के विकल्पों की जानकारी, और सबसे बढ़कर चुनौतियों का सामना करने की हिम्मत और तैयारी। और हाँ, जो सरकारी मदद और योजनाएं उपलब्ध हैं, उनका फायदा उठाना सीखना भी उतना ही जरूरी है। बिल्कुल। यहाँ एक विचार मन में आता है, और शायद हमारे श्रोताओं के मन में भी आए, क्या? कि क्या ये जो भारत की स्टार्टअप क्रांति है, ये कहीं सिर्फ महानगरों की चमक दमक तक ही सीमित होकर रह जाएगी, या इसकी असली उड़ान तब शुरू होगी जब हमारे छोटे शहरों और यहाँ तक कि ग्रामीण भारत के उद्यमियों को भी वो पहचान, वो संसाधन मिलेंगे जिनकी उन्हें जरूरत है और शायद हक भी है। ये वाकई एक सोचने वाली बात है। इस पर विचार करना जरूरी है। खैर, इस गहरी चर्चा में शामिल होने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद है स्टार्टअप की दुनिया की ये तस्वीर थोड़ी और साफ हुई होगी। और अगर आप ऐसे ही और विषयों का सरल विश्लेषण चाहते हैं तो हमारे YouTube चैनल पॉडिस्तान को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अपने सुझाव, अपनी राय या जिन विषयों पर आप हमें बात करते सुनना चाहें, वो हमें जरूर भेजिएगा। मिलते हैं अगली बार एक नए विश्लेषण के साथ। नमस्कार। नमस्कार।